तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद शब्द की बात करें तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये मुंशी प्रेमचंद का दिया हुआ शब्द है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मुंशी प्रेमचंद किस तरह के उपन्यासकार हैं, किस तरह के साहित्यकार हैं, तो हमारा क्या आंसर, आपने सुमन जी ने एक क्वेश्चन किया था कि आदर्शोन्मुख सही होगा कि यथार्थवाद सही होगा, तो मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। ठीक है, तो यथार्थ ये शब्द उन्हीं के द्वारा प्रयुक्त किया गया साहित्य में सबसे पहले। ठीक है, तो आदर्शोन्मुख शब्द यथार्थवाद मुंशी प्रेमचंद का दिया हुआ शब्द है, जिसे उन्होंने कुछ विचार शीर्षक से अपनी पुस्तक में व्यक्त किया था। किससे व्यक्त किया था, कुछ विचार शीर्षक के नाम की एक पुस्तक है उनकी, उसी में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। वे स्वयं रचनाओं में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की हिमायत करते हैं, यानी उनकी रचनाएं कैसी हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को बताती हैं। लेकिन समीक्षकों के सामने प्रेमचंद के समय से ही ये प्रश्न विवादास्पद बना हुआ था कि प्रेमचंद आदर्शवादी थे या यथार्थवादी थे या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। तीनों प्रश्न यहाँ पर आप दिए हैं कि प्रेमचंद आखिरकार थे क्या, आदर्शवादी थे या यथार्थवादी थे या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद वस्तुतः क्या है, दोनों अवधारणाएं साहित्य समीक्षा के संदर्भ में हमारे यहाँ कहाँ से आई, पश्चिम से आई। ठीक है, दोनों चीज ध्यान ना, आदर्शवाद और यथार्थवाद कहाँ से आई, हमारे साहित्य क्षेत्र में पश्चिमी यानी साहित्य से आई, और खास तौर पर ये कथा समीक्षा से आती हैं। और उपन्यासों की समीक्षा के सिलसिले में उनका सबसे अधिक प्रयोग हुआ इस आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद शब्द का, यानी उपन्यास की जब समीक्षा हुई तो इसी सिलसिले में उनका सबसे अधिक प्रयोग हुआ उपन्यास के क्षेत्र में। और यथार्थवाद के विश्लेषण में जॉर्ज लुकाच की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, ये उनकी कृतियां हैं, किसकी, जॉर्ज लुकाच की। वो यथार्थवादी है ना, जॉर्ज लुकाच यथार्थवादी, तो ये उनकी कृतियां हैं। तो इन कृतियों में इन्होंने यथार्थवाद के सैद्धांतिक पक्ष का एक तरह से विस्तार से विवेचन किया। द हिस्टोरिकल नॉवेल में उपन्यासों की प्रकृति का मार्मिक विश्लेषण किया इन्होंने। और तो आदर्शवाद और यथार्थवाद ये वस्तुतः क्या है, जीवन को परखने के और पहचानने के एक तरह से दृष्टिकोण है। ठीक है, आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है कि जीवन को पहचानने का एक दृष्टिकोण है आदर्शवाद और यथार्थवाद। और हमारे साहित्य समीक्षा या की दृष्टि से बात करें, यानी तो अधिकांश अवधारणाएं इसी बुनियादी तौर पर इसी दर्शन की अवधारणाएं होती हैं। साहित्य में आप नहीं कह सकते क्या उनका साहित्य कैसा है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। तो ये साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में ये शब्द ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पूरे संसार में कहते हैं जो भी दर्शन या दार्शनिक दृष्टिकोण है मोटे तौर पर उन्हें दो भागों में बांटा गया। कौन से, एक तो भाववाद और प्रत्ययवाद, कल हमने पढ़ा था भाववाद और प्रत्ययवाद। ठीक है, जो आत्मा के यानी कि उसको स्वीकार करते हैं, आत्मा के और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो भाववादी। भौतिकवाद या वस्तुवाद, ठीक है, जो प्रकृति के उसको स्वीकार करते हैं वो भौतिकवादी थे, ये पढ़ा था कल हम लोगों ने। तो भाववादी दार्शनिकों के अनुसार सृष्टि का उद्भव विचार से हुआ। भाववादी कहते हैं कि इस संसार का उद्भव विचारों से हुआ, ईश्वर के मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई और सृष्टि सामने आ गई, ऐसा वो मानते हैं भाववादी। सृष्टि का विचार पहले आया और अस्तित्व उनका उसका सृष्टि का बाद में हुआ। तो मतलब वो मानते हैं कि सृष्टि की रचना विचारों से होती है, जब विचार आया तभी तो सृष्टि की रचना हुई, ऐसा भाववादी मानते हैं। तो सृष्टि कहते हैं कि जब परम सत्ता को मान लिया गया तो उसके इर्द गिर्द भाववादी दर्शन की सारी निष्पत्तियां भी सामने आई। तो इन लोगों ने जो ये कल बड़ा भाववादी, तो इसके भाववादी और भौतिकवाद पर हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद आदर्शवाद किसे कहते हैं, कहते हैं जिसे आदर्शवाद कहते हैं उसका जो स्रोत भाववादी दर्शन है। ठीक है, आदर्शवाद यानी भाववाद कहा जाता है उसको, भाववाद प्रत्ययवाद इस आदर्शवाद के इसी के नाम है। तो और जिसे यथार्थवाद कहते हैं उसका स्रोत और संबंध भौतिकवादी दर्शन से है। ठीक है, तो भौतिक यानी जिस हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को पढ़ रहे हैं तो वो यथार्थवाद किस दर्शन से संबंधित है, भौतिकवादी दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो भाववादी दर्शन में बहुत कुछ अज्ञेय माना गया, यानी बहुत चीजें हमें ज्ञात नहीं है। परम सत्ता के लिए नेति नेति कहा गया। भौतिकवादी दर्शन में कुछ भी अज्ञेय नहीं है, यानी सबके विषय में हमें जानकारी है, ये भौतिकवादी सत्ता मानती है और वही यथार्थवाद है।
और तो सब कुछ को जाना जा सकता है और सब कुछ जाना जाता रहेगा, ऐसा मानते हैं कौन? भाववादी दर्शक, यानी भौतिकवादी मानते हैं कि सब कुछ जाना जा सकता है, कुछ भी अज्ञेय नहीं है और सब कुछ जाना जाता रहेगा, ये ऐसा भाववादी लोग मानते हैं। ठीक है, भौतिकवादी मानते हैं, ना कि भाववादी। तो इसका संबंध यानी आदर्श यथार्थवाद का संबंध भौतिकवादी दर्शन से है। ठीक है, तो आदर्शवाद की परिधि में संपूर्ण ब्रह्मांड और उसका तथाकथित नियंता परम तत्व एक ही ईश्वर होता है। ठीक है, तो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग और स्वतंत्र ये परिभाषिक शब्द हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों अलग है, लेकिन प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नाम दे दिया। आदर्शवाद और यथार्थवाद अलग अलग बातें, लेकिन प्रेमचंद ने क्या कर दिया? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद शब्द दिया, और इसके नाम से उन्होंने आदर्श और यथार्थ के मिले जुले रूप की परिकल्पना की मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, आदर्श और यथार्थवाद के मिले जुले रूप की परिकल्पना की। तो ये मतलब जिसमें आदर्श भी हो और यथार्थ भी हो, दोनों का जो समन्वित रूप था, जो मिश्रण था, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाया। ठीक है, तो ये प्रेमचंद की अपनी निजी अवधारणा है, जिसके जिसके पीछे उनकी अपनी सोच और अपनी समझ और उनका अपना तर्क था, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयुक्त किया, इस दोनों की मिलीजुली अवधारणा को दिया और प्रेमचंद ने इसे प्रस्तुत किया, और प्रेमचंद के साहित्य के संदर्भ में इसका प्रयोग भी होता रहा। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का। तो प्रेमचंद के अनंतर हिंदी अपनी साहित्य समीक्षा आदर्शवाद यथार्थवाद की शब्दावली इसमें लगातार प्रयुक्त होती रही। यानी जब हम प्रेमचंद के अनंतर हिंदी मतलब प्रेमचंद के बाद भी जब उस साहित्य को समीक्षा हुई तो इस शब्द का हम प्रयुक्त मतलब दिया तो उस शब्द को उन्होंने, लेकिन ये शब्द आगे भी प्रयुक्त होता रहा। ठीक है, तो आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिकल्पना आदर्शवाद और यथार्थवाद जिसकी बात कर रहे हैं कि शब्दावली में लगातार प्रयुक्त होती रही और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा उसका हिस्सा नहीं बनी। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयुक्त हुआ, और सबसे पहले आदर्शवाद और यथार्थवाद के विषय में प्रेमचंद के विचारों का विवेचन जरूरी है। प्रेमचंद का विषय क्या है, इसके संदर्भ में प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? यार कौन रह गया क्लास में बार बार? तो उपन्यास में पात्रों के चरित्र निर्माण के पहलू पर बात करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, तो ये प्रेमचंद जी का कथन आता है यहाँ पर कि यहीं से उपन्यासों के दो गिरोह हो गए, एक आदर्शवादी, दूसरा यथार्थवादी। यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है यथार्थवादी है, और उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरिता का परिणाम बुरा होता है और कुछ चरिता का परिणाम अच्छा होता है। यानी यथार्थवादी क्या करते हैं, अच्छा है तो भी उसको पूरे नग्न रूप में प्रस्तुत कर दिया, बुरा है उसको भी नग्न रूप में, यानी एकदम एक यानी सफाई से उसको प्रस्तुत कर दिया, कुछ भी छिपा नहीं उसमें। तो कहते हैं कि प्रेमचंद लिखते हैं उनको इससे मतलब नहीं यथार्थवादियों को कि सच्चरिता का परिणाम तो बुरा होता है, सच्चरिता का परिणाम बुरा होता है और कुछ चरिता का परिणाम अच्छा होता है। उनके चरित्र उसके चरित्र अपनी कमजोरियां खूबियां दिखाते हैं, अपने जीवन लीला समाप्त करते हैं। संसार में सदैव नेकी का फल और नेक और बदी का फल बदी नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत भी हुआ करता है। इन सारी बातों का जिक्र यथार्थवादी लोग करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि नेक आदमी धक्के खाते हैं, यातनाएं सहते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, अपमानित होते हैं, उनके नेकों का फल उनको उल्टा मिलता है। बुरे आदमी चैन करता है ना, तो और नामदार होता है, उसका यश और सम्मान मिलता है, उनकी बदी का उनको उल्टा फल मिलता है, यानी वो गलत करते तो उनके साथ अच्छा होता है। तो यथार्थवादी अनुभव की बेड़ियों में जकड़ा होता है, और चूंकि संसार में बुरे चरित्रों की प्रधानता है, यहाँ तक कि उज्जवल चरित्र में भी कुछ ना कुछ दाग धब्बे रहते हैं, प्रेमचंद लिखते हैं, और इसलिए हमारी जो यथार्थवादी हमारी जो दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है। ठीक है, ये प्रेमचंद जी के शब्द हैं कि वो कहते हैं कि जो यथार्थवाद में हमारी जो दुर्बलताएं हैं, हमारी जो विषमताएं हैं, हमारी जो क्रूरताएं हैं, उनका एक नग्न चित्र हमारे सामने आता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है यथार्थवाद में, और हम हमें चारों तरफ क्या दिखाई पड़ती है, बुराई ही बुराई दिखाई देती है। ठीक है,
और कहते हैं, आगे लिखते हैं प्रेमचंद कि ये मानते हुए ये भी कहता है कि समाज की कुप्रथा की ओर ध्यान दिलाने के लिए यथार्थवाद अत्यंत उपयुक्त है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उसके लिए हमें यथार्थवाद का चित्रण करना पड़ता है। जब जो बुराई है उसको वैसे ही हमें दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं समाज की कुप्रथा की ओर लोगों का ध्यान दिलाने के लिए इस यथार्थवाद को भी जरूरी मानते हैं प्रेमचंद। और वो लिखते हैं कि लेकिन जब दुर्बलताओं का चित्रण करने में लेखक विशिष्टता की सीमा से आगे बढ़ जाता है, लेखक शिष्टता की सीमा से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्तिजनक हो जाता है। प्रेमचंद के अनुसार मनुष्य सदैव क्षुद्रता और नीचता के वातावरण में नहीं रहना चाहता। कभी कभी वह उड़कर ऐसी जगह पहुंचना चाहता है जहां उसे कुत्सित भावों से निजात मिले, ऐसे भावों से वो दूर भागे। तो उसे सहृदय उदार सज्जन प्राणियों के दर्शन हो, कभी कभी मनुष्य ये भी चाहता है। तो इसी मनोभूमि से वे निष्कर्ष देते हैं कि एक कथन यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट, कि आदर्शवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। यानी यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है वहां इस बात की शंका भी है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो, जिनमें जीवन ना हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है। तो ये प्रेमचंद कहते हैं कि यथार्थवाद का हम एक ऐसा विभत्स रूप में सामने ला दे जिससे, यानी कि जो सिद्धांतों के एक जो जिनमें जीवन ही ना हो, जिसको हम वास्तविक जीवन में प्रयुक्त ना कर सके। तो ये सारे कथन, ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी ज्यादातर कथन आएंगे तो आप समझ सकते हो मुंशी प्रेमचंद से ही संबंधित ये कथन आएंगे। ठीक, और ये जो जिस पुस्तक का मैंने प्रयोग किया यही पुस्तक है जो जिसको ज्यादातर लोग पढ़ भी रहे हैं और जिससे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, और मैम तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो मैम जाते एक हैं। जी मैम जी। इस मतलब के राइटर कौन है मैम? इसमें का मतलब इसे नाम तो दिया है लेकिन राइटर का हाँ, नाम नहीं डॉक्टर पता चल पा रहा अमरनाथ, ना इसमें। डॉक्टर अमरनाथ यस मैम। ये पुस्तक है, देख सकते हो आप। उसमें सही से दिखेगा नहीं, उल्टा दिख रहा है इसका, ऐसे कुछ है। हाँ वो नीचे ना जो लिखा है ना राइटर का नाम उसमें पूरा दिखता है जो आपने इसमें इमेज भेजा है। अच्छा राइटर का नाम केवल कट गया था उसमें। अच्छा, चलिए। तो अपनी परिकल्पना के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लिए जमीन तैयार करने के लिए बाद निष्कर्ष रूप में कहा प्रेमचंद ये बात कहते हैं अंत में कि इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहां यथार्थ और आदर्श का समावेश हो। ठीक है, जहां यथार्थ भी हो और आदर्श दोनों का समावेश हो, वही उपन्यास कहते हैं कि अच्छे कहे जाएंगे, उच्च कोटि के कहे जाएंगे, उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। यहाँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अपने अच्छे उपन्यास की कहते हैं यही विशेषता है। ठीक है, तो उपन्यास की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं जिस उपन्यास में ऐसे चरित्रों, उपन्यास के चरित्र में ये गुण नहीं होता है वो दो कौड़ी का उपन्यास होता है। ठीक है, तो ये सारे कथन मुंशी प्रेमचंद के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन करने और कर पाने की आकांक्षा लेकर आए थे और लेखक के बारे में उनके आदर्श परिकल्पना में वे कहते हैं कि हमारा पथ प्रदर्शक है। और वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमें सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है और इसी तरह के आदर्श लेखक के रूप में अपनी पहचान को वो कायम करते हैं। यथार्थवाद पर बल देते हुए भी वो चाहते हैं कि लेखक को अपनी निगाहों के दायरे में आदर्श को जरूर रखना चाहिए ताकि पाठक के मन को आलोकित करते। यानी तो सीधी से समझ सकते हैं हम इस बात में कि प्रेमचंद का कहना था कि कोई भी चरित्र का निर्माण करें यथार्थवाद का नहीं, उसके साथ आदर्श का भी मिश्रण करके हम उस चरित्र का निर्माण करें। ठीक है, तो आगे अपने निबंध में वो लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद कि यथार्थवाद का आशय यह नहीं है कि हम अपनी दृष्टि को अंधकार की ओर ही केंद्रित कर दें। अंधकार में मनुष्य को अंधकार के सिवा सूझ ही क्या सकता है। बेशक चुटकियां लेना, यहाँ तक कि नस्तर लगाना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन दैहिक व्यथा चाहे नस्तर से दूर हो जाए, मानसिक व्यथा सहानुभूत उदारता से शांत हो सकती है। साहित्य का संबंध सत्य और सुंदर से है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये प्रेमचंद जी कहते हैं यथार्थवाद के विषय में। ठीक है, तो इनकी अन्य बातों पर अगर बात करें तो प्रेमचंद के जो आदर्शवादी रुझानों की अपनी रचनाओं पर, जिन पर इन्होंने प्रेमचंद यथार्थवाद के मतलब सबसे बड़े चितेरे के रूप में हमारे सामने आए प्रेमचंद। ठीक है, और अपने रचना काल के लंबे दौर तक यथार्थवाद की बुनियाद पर रहते हुए प्रेमचंद अपने आदर्शवादी रुझानों का अपनी रचनाओं में आरोपण भी करते हैं।
प्रेमाश्रम इनका उपन्यास हो गया, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि। ये जो उपन्यास है, इनकी कहानियां इसका प्रमाण है कि इन्होंने यथार्थवाद को, इन सारी चीजों को अपनाया। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं कि उनकी कृतियों से आदर्शों का ये अतिरिक्त आरोपण समाप्त हो गया आगे चल करके। यानी उनके परिवर्ती और विचारगत रचनागत से इस विकास से स्पष्ट होता है कि एक दौर ऐसा भी आया जब प्रेमचंद की रचनाओं से, उनकी कृतियों से आदर्शों का ये अतिरिक्त आरोपण समाप्त हो गया और उनकी रचनाएं सामाजिक जीवन के यथार्थ की प्रामाणिक प्रस्तुति के रूप में सामने आ गई। ठीक है, तो आदर्श इन रचनाओं में भी उनसे नहीं छूटे, परंतु आदर्शवाद छूट गया। तो अपनी सारी आदर्शवादी आस्थाओं के बावजूद रंगभूमि का जो सूरदास अपनी लड़ाई हारता है, प्रेमचंद उसकी पराजय को चित्रित करते हैं। मुक्ति मार्ग, ठाकुर का कुआं, पूस की रात जैसी इनकी जो कहानियां हैं यथार्थ की जीवंतता के साथ सामने आती हैं। थोथे आदर्शों का आरोपण उनमें नहीं होता है। तो ये जिन रचनाओं का जिक्र आता है, ये रचनाएं भी समझ लीजिए जिनमें इन्होंने यथार्थ का, आदर्श यथार्थवाद का वर्णन किया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद बुनियादी तौर पर यथार्थवाद के ही लेखक हैं। उनकी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा महज इसलिए सामने आया कि अपने समय में यथार्थवादी कही और मानी जाने वाली ऐसी तमाम रचनाओं से वे रचनाओं को अलग करना चाहते थे। बड़े क्षोभ के साथ उन्होंने लिखा भी एक अंतिम कथन कि आजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डकैती से भरे उपन्यासों की जैसे बाढ़ आ गई। साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई समय न था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की ऐसी भरमार हो रही है, और यथार्थ के प्रति उनकी ये बुनियादी आस्था भी द्रष्टव्य है। यानी वो कहते हैं कल्पना कुछ भी हो, कल्पना ही है, वह यथार्थ का स्थान नहीं ले सकती। ये भी इंपॉर्टेंट कथन। यानी उनका एक तरह से मन दर्शन क्या था, यथार्थवादी ही था, लेकिन उसके साथ उन्होंने आदर्श का मिश्रण करके इसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये प्रेमचंद का था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब बात आती है, हम पढ़ेंगे एक थोड़ा सा समय के हिसाब से कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, लघु मानव। ठीक है, विरुद्धों का सामंजस्य, आप लोग समय बचेगा तो देखते हैं, लघु मानव की अवधारणा पढ़ लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक सबसे बड़ी चीज कि इस नई कविता से ये शब्द निकला लघु मानव, और नई कविता के दौर में लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नाम आता है। इनके द्वारा प्रयुक्त लघु मानव शब्द और उसके पीछे की अवधारणा में, मतलब इस शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग किसने किया? लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रथम प्रयोग कहें, या नई कविता के दौर में लघु मानव शब्द का प्रयोग करने वाले थे लक्ष्मीकांत वर्मा जी। ठीक है, तो लघु मानव शब्द और उसके पीछे की अवधारणा वास्तव में कहते हैं मनुष्य को समझने और उसे परिभाषित करने का एक प्रयास था। यानी लघु मानव कहने का मतलब कि मनुष्य को समझा जाए साहित्य में और उसको परिभाषित किया जाए, वो लघु मानव है। जो ऐसा मनुष्य जो आरंभ से विरोध का शिकार होता रहा और इसलिए अधिक दिन तक वो चल ना सका, यही यही मतलब लघु मानव में मतलब बताया गया कि ऐसे मनुष्य की अवधारणा को समझना, उसे परिभाषित करना जो आरंभ से विरोध का शिकार होता रहा। लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में कहे तो लघु मानव की कल्पना नाम की इनकी रचना है 1948 में। ये इंपॉर्टेंट रचना नोट कीजिएगा, इसका 1948 में लिखी इन्होंने। मतलब लघु मानव की कल्पना 1948 से लेकर 1956 तक का इसमें जिक्र आता है के बीच इन्होंने हिंदी के कुछ नए एवं तरुण लेखकों का इनका सहचिंतन था ये इनकी इस रचना में। ठीक है, और ये उनकी उपलब्धि थी। तो लघु मानव क्या थी? एक संज्ञा थी किसके लिए? जिसे समस्त व्यापक मानव आत्मा का लघुतम आत्मबोध कहा जा सकता है। एक सौंदर्यात्मक दृष्टि से लिया गया यह एक विचार था। यानी मानव सत्य के रूप में हमें मिला था, जिसमें क्या था, एक ओर तो प्रगतिवाद का मतलब खोखला सामाजिक यथार्थवाद शोर मचा रहा था, और दूसरी ओर स्वर्ण कलश, स्वर्ण धूल, स्वर्ण जाल के ताने बाने में नपुंसक महामानव अवतरित किया जा रहा था। तो हमारी जिज्ञासा थी कि हमें इसमें कहाँ है, हम इसमें कहाँ हैं। लेखक कहते हैं कि जहां पर यह चर्चा हो रही थी, इसकी सामाजिक यथार्थवाद की चर्चा हो रही थी, स्वर्ण कलश, स्वर्ण धूल जैसे महामानव को अवतरित किया जा रहा था, तो लेखक कहते हैं कि हमारी ये जिज्ञासा थी कि इन सारी चीजों के विषय में हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है, व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति की अनुभूति कहाँ है। तो आत्मदृष्टि के लिए क्या ये आवश्यक है? लेखक कहते हैं कि वह भीड़ थोड़ा सा क्लियर नहीं है लगता है इमेज का, और कहते हैं कि मतलब लेखक लिखते हैं कि आत्म संतुष्टि के लिए क्या ये आवश्यक है कि वो भीड़ भाड़ के साथ में चले या कर्म कांड के साथ चले।
ठीक है। स्वयं मेरे मन में ये कहते हैं, लेखक कि लक्ष्मीकांत वर्मा जी कहते हैं कि ये प्रश्न बार बार उठता है कि जीवन की सापेक्षता में कला और साहित्य के क्षेत्र में ये उपलब्ध नितांत वैयक्तिक सत्य है, हो सकता है। आकारवादी और चमत्कारवादी आध्यात्मवादी दृष्टि से हमें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन क्या वह स्वर्ग हमारा निज का अनुभूत स्वर्ग हो सकेगा? मत देखो, लेखक के लिखने का मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े हम बातें तो करेंगे आदर्श, लेकिन एक वो उस मानव का जिक्र क्यों नहीं होता है, उस सूक्ष्म मानव का जिक्र क्यों नहीं होता जो शोषित है, जो पीड़ित है, लोगों की यानी इन सारी चीजों को जो झेल रहा है, उस मानव का जिक्र कहाँ है? तो उसके लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। तो लेखक लिखते हैं कि ऐसी चीजों के अगर इन थोड़ा सा चमत्कार से, अध्यात्मादि दृष्टि से अगर हमें स्वर्ग मिल जाए और उस स्वर्ग में हमारा निज का अनुभूत क्या हो सकेगा, जब हमने उस क्षण को भोगा ही नहीं है तो कहते हैं उसका हमारा अनुभव उसमें क्या हो सकता है। तो इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए लेखक ने इस सारी चीजों को बताया। तो अगर बात इसकी आती है लघु मानव की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें लघु मानव की संवेदना की बात आती है। तो विचारधारा के कहते हैं कि अकर्मण्य चिंतन को खंडित करने में लघु मानव की संवेदना से हमें सहायता मिली। तो वो बताते हैं कि लघु मानव की संवेदना ये मानती है कि मानव अस्तित्व ही एक पाप या सिन से विकसित है। सिन मतलब पाप, ठीक है। मानव अस्तित्व किससे है? एक पाप और ऐसे विकसित है, और मानव मात्र एक अभिशप्त कीट है। मानव क्या है? एक अभिशप्त कीट है। और यद्यपि आज की स्थिति में इस विचार को वह भी खंडित करता है जो भीड़वादी है, और वह भी खंडित करता है जो आध्यात्मवादी है, लेकिन एक का मानव स्वाभिमान कम्यून की सीमा में है और दूसरे का सनातन सूर्योदय के प्रलाप में। तो ये लेखक मतलब ये कहता है कि हमें भीड़वादी नहीं बनना है। हमें ये नहीं करना कि 20 आदमी जो लोग बातें चली आ रही, जो बातें जो लोग मानते चले आ रहे हैं, हमें उसी को लेकर उसी के साथ चल देना है। नहीं, हमें उसका जिक्र करना है कि जो चीजें दिखाई ही नहीं जा रही, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसकी बात ही नहीं हो रही, हम उसकी बात करें। तो इन सारी इसकी बात लेखक यहाँ पर बताते हैं, मतलब इस लघुता की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये लघुता लघुतम का पोटेंशियल है, हीनता का नहीं है। तो इसमें जो रचनाओं का बात आती है, जिन रचनाओं की, जिन कवियों की बात आती है, तो उसमें से मतलब ये कहते हैं कि आज का जो भी मनुष्य है, ये लघु मानव कहते हैं, वो स्वतंत्रता के लिए वो आज भी व्यक्ति संघर्षशील है। और संघर्ष ही इस बात का द्योतक है कि लघुता का वह अंश जो हर विनाश के बाद भी बचा रह जाता है, हर झंझावात के बाद भी निशेष रहता है, हर रिक्तता के बाद भी क्रियाशील होकर पुनर्निर्माण में लग जाता है। ये लघुता कहते हैं छोटे बड़े सब में विद्यमान होती है। ठीक है, यानी लेखक के कहने का भाव कि ये जो मतलब बात है, ये जो लघु मानव है वो सबके अंदर विद्यमान है। ये लघु मानव या ये लघुता का जैसा शब्द है वो हर चीज में विद्यमान है। बड़े से बड़े झंझावात को झेलने के बाद जो चीज निशेष रह जाती है, जो रिक्तता रह जाती है, हर विनाश के बाद जो चीज रह जाती है, वो क्या है? वो लघुता ही है, वो सब में विद्यमान होती है। तो कहते हैं क्या ये लघुता उन महानायकों में, लेखक एक लक्ष्मीकांत वर्मा जी अपना विचार लघु मानव के संदर्भ में जो देते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या ये लघुता उन महानायकों में नहीं जो हर महत्ता के बाद आत्महत्या करते हैं, जो चाहे वह राम हो, युधिष्ठिर हो, परशुराम हो, हिटलर हो, स्टालिन हो, कहते हैं कोई भी हो, क्या ये लघुता उनके अंदर नहीं थी? यानी कि जब हर बड़े से बड़े झंझावात के बाद, है ना, कहते हैं हर बड़े से बड़े यानी कोई भी विनाश के बाद एक छोटी सी जो रिक्तता रह जाती है, जो लघुता रह जाती है, तो कहते हैं क्या जो बड़े बड़े हमारे यानी महानायक हुए, क्या उनके अंदर ये लघुता नहीं विद्यमान है? क्या चाहे वो राम हो, युधिष्ठिर हो, परशुराम हो, क्या उनके अंदर ये चीज नहीं विद्यमान है? तो कहते हैं बस इस महामानवों को आत्महत्या करनी ही इसलिए पड़ती है कि लघुता के पोटेंशियल का विरोध करते करते निरर्थकता तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जीवन का निश्चेष तत्व यही पोटेंशियल है। तो महामानवों के संदर्भ में वो कहते हैं कि इस लघुता का महत्व नहीं देते, इसलिए हम अपनी चिंतन प्रक्रिया में, आचरण में केवल अपने को झुठलाते हैं और अपने अस्तित्व और अपने जीवन के प्रति दुराग्रह करते हैं। तो ये इन लोगों का जिक्र करते हैं कि जो इतने महान होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में एक तरह से अपना खुद से ही इन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया। तो कहने हर उस महानता के अंदर कहीं ना कहीं वो लघुता विद्यमान है।
तो सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवि का नाम आता है और नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने लघु मानव की अवधारणा को सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि किसने, कौन से जो इसको नहीं मानते, लघु मानव की अवधारणा को खारिज करने वाले हैं पंत और नामवर सिंह जैसे। चिदम्बरा पंत की रचना का जिक्र आता है। चिदम्बरा की भूमिका में वो लिखते हैं, लघु मानव को कुंठाग्रस्त कहा। ठीक है, पंत जी चिदम्बरा की भूमिका में लघु मानव को कुंठाग्रस्त कहा, तो नामवर सिंह ने उसे छोटा आदमी की संज्ञा देकर निरर्थक कर दिया। तो ये लोग मतलब लघु मानव की अवधारणा को खारिज करते हैं। ठीक है, और लक्ष्मीकांत वर्मा ने बाद में मानव मूल्यों के संदर्भ में लघु मानव की कल्पना, ये इनकी रचना है, शीर्षक से एक विस्तृत लेख लिखा और इस लेख को लिखकर विरोध में उठे सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की। और उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि विरोध करने वाले उनकी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने ये लिखा लक्ष्मीकांत वर्मा की चारवाक से असहमत होकर उस समय के चिंतकों ने उसके विचार ही खंडित नहीं किए, अपितु चरवाक शब्द को गाली बनाकर प्रस्तुत कर दिया। इससे हानि हमारी ही हुई। हम नहीं जान पाते कि वेदोक्त कर्मकांड के विरुद्ध उसके भिन्न विचार उस समय क्या थे। वेदों की परंपरा से भिन्न बृहस्पति ने सोचा कि उनका ग्रंथ ही गायब कर दिया जाए। तो लेखक मतलब इन सारी बातों का जिक्र वो अपने उसमें लिखते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो लोग इस लघु मानव को का विरोध कर रहे हैं, उसको मतलब निरर्थक बता रहे हैं, कहते हैं कि वो लोग वैसे ही हैं जैसे कि एक समय चारवाक के मत से लोग असहमत थे, तो उन्होंने उस शब्द को ही लोगों ने नहीं समझा, उसको गाली बनाकर लोग प्रयुक्त करने लगे। तो कहते हैं कि आज भी यदि हम उसी वर्जना के अंतर्गत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, इस लघु मानव के शब्द को हम नहीं समझ रहे हैं जो उन्होंने बताने के प्रयास किया, तो कहते हैं कि तो शायद बड़ी गलती हम कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी कहते हैं। तो कहते हैं किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वह दूसरों के विचार को ऐसे प्रस्तुत करे, उसकी सीमाओं से अलग सीमा, यानी उनके द्वारा लघु मानव नाम का जो लेख लिखा गया उसका जब लोगों ने विरोध किया, उस विरोध में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। तो कहते हैं किसी ने लघु मानव को छोटा आदमी कहा, तो दूसरे ने करदमवासी, और तीसरे ने डेविल्स एडवोकेट, और चौथे ने असुरवादी, और पांचवे ने कुंठावादी कह दिया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस सब ने अपने तरीके से इसको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रगतिवादी या सांप्रदायिक व्यक्ति सदैव छोटा ही लगेगा। कहते प्रवृत्ति को यदि किसी व्यक्ति से खतरा हो सकता है तो वो इसी प्रकार का व्यक्ति होगा, और इसीलिए कहते हैं वह लघुत्व की संकल्प शक्ति से चिढ़ता है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा एक तर्क देते हैं लघु मानव के संदर्भ में कि मानव मूल्यों के संदर्भ में इधर लघु मानव की कल्पना को लेकर जितनी प्रतिक्रियाएं आई उनमें भावुकता और बौखलाहट अधिक है, तर्क कम है। तो जो लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, तो समय का थोड़ा सा अभाव, उसको देखते हुए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। एक इनका और कथन आता है कि मुझे लघु मानव की कल्पना में कोई असंगति नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि मुझे लगता है कि आज और आने वाले युग संदर्भ में लघु मानव की कल्पना पर ही मनुष्य की इकाई जो जिस इकाई को जी सकने का संबल मिलेगा। आदमी आज परिस्थितियों और स्थितियों के बीच, सांप्रदायिकता और आदर्श के बीच इतना टूट चुका है कि यदि उसे इस लघुता का स्वाभिमान पूर्ण आधार नहीं मिलेगा तो या तो वह केंचुआ हो जाएगा या फिर अकर्मण और नपुंसक होकर आकाश की ओर आंख लगाए किसी ज्योतिर्भू की मारीचिका में भटकता हुआ पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। ये लक्ष्मीकांत वर्मा का कथन आता है कि लघु मानव की कल्पना को इकाई अगर संबल नहीं मिला तो ये कहते हैं उसका जिक्र करना जरूरी है। ठीक है, तो लघु मानव के आलोचनात्मक शब्दावली पढ़ा ली, जी आलोचनात्मक शब्दावली, जी जी ओके ओके ठीक है। तो अरे वो लघु उसमें है अमेज़न है, सुनो, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, पहले उसको गूगल पे सर्च करके डालो हिंदी की आलोचना परिभाषा शब्दावली, बताते तो हैं। उसपे कार्ट में अमेज़न दिखाएगा, फिर आप उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं पहुंचा देगा। और हार्ड कवर वाला मत करना, वो 746 रुपए का है। एक मैंने अभी उसको चेक किया और ऑर्डर भी किया, उसमें एक नीचे जाना, वो 236 रुपए की या 250 वाला वो अलग कर देना। चलिए, तो लघु मानव इतिहास के प्रति भले ही उत्तरदायी ना हो, वर्तमान के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लघु मानव इतिहास की बात कम करता है, वर्तमान की बात करता है, और वह जिस आत्मनिष्ठा से विवेकशील पोटेंशियल को वहन करता है वह इन सभी अपवादों की स्वीकृति के साथ मानव स्वतंत्रता को अधिक मूल प्रदान करने में समर्थ है। तो कहते हैं कि यदि आज इस स्वतंत्रता को हम प्रतिष्ठित न कर सके तो मुझे लगता है कि मनुष्य अधिक मुक्त और स्वाभिमान पूर्ण होकर जी सकेगा। तो फिलहाल लक्ष्मीकांत वर्मा और उनके सहयोगियों की बात करें, तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी लघु मानव की परिकल्पना जो थी अधिक दिन तक नहीं चल सकी। विजय देव नारायण शाही जैसे आलोचकों ने प्रश्न किया कि क्या लघु मानव की मृत्यु हो गई?
कुछ दिनों तक पक्ष विपक्ष में लघुमानव की चर्चा सुनाई पड़ी, अब सुनाई नहीं पड़ती है। ये भी कथन इंपॉर्टेंट है। तो विजय देव नारायण जैसे विद्वान, नामवर सिंह, सुमित्रानंद पंत, इन सब का जिक्र आता है जो इस शब्द के विरोध है। मतलब इसका विरोध बहुत हुआ इस शब्द का। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस पर लेख लिखा, लेकिन इस पर विरोध बहुत होता है। ठीक है, तो इसके आधार ग्रंथों में हम इसको अगर और बहुत डिटेल में इस शब्द को पढ़ सकते हैं तो नए प्रतिमान पुरान लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की ही पुस्तक है। छठवां दशक विजय देव नारायण शाही का, जिसमें इन्होंने ये कहा कि क्या लघु मानव की मृत्यु हो चुकी है। चिदम्बरम, सुमित्रानंदन पंत में इन्होंने जिक्र किया लघु मानव की, इन्होंने इसको निरर्थक शब्द बताया चिदम्बरा की भूमिका में पंत जी ने। ठीक है, तो ये बात होती लघु मानव की। तो आज की क्विज के जो हमारे विषय थे, लघु मानव और विरुद्धों का सामंजस्य, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और मनोमय कोश। ठीक है, तो ये सारे विषय दो ही उपाय समय को देखते हुए